You are currently the only person in this conference. गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुन पा रहे हैं सब लोग? गुड मॉर्निंग सर। अच्छा, अमरावती में भी मौसम कैसा है? बारिश हो रही है क्या वहां पे? यस सर। यहाँ पर भी रात से ही बारिश हो रही है। लाइट वगैरह सब गया हुआ है। डिवाइस भी मेरा, मतलब हमको क्या पता था बारिश वगैरह का, तो हमने डिवाइस वगैरह भी चार्ज वगैरह नहीं किया था। और अभी तो लगता है क्लास तो हो जाना चाहिए, बट काफी अजीब सा माहौल हो गया है। अच्छी बारिश हुई, मतलब अभी भी बारिश हुए जा रही है। वहां भी कल पूरे दिन वो नहीं हुआ ना, धूप नहीं हुआ था ना अमरावती में? मल्हार, वहां पर भी बारिश हो रही है? नागपुर? नहीं सर, बहुत ठंडी है। हाँ, नहीं नहीं, मतलब हो सकता है सुबह तक हो या फिर थोड़ा। अभी एकदम ऐसा अंधेरा जैसा है और लाइट नहीं है, इसलिए भी लाइट गई हुई है 2-3 घंटे से। हम देखते हैं कितने बच्चे ज्वाइन कर पाते हैं। कैसा रहा कल का टेस्ट आप लोग का? सर उसमें मोस्टली 12th के ही क्वेश्चंस थे, 11th के 10 या 11 क्वेश्चंस ही थे। और सबसे बड़ा बात है ना कि अगर 11th का क्वेश्चन होगा तो 11th भी अभी हमारा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। मतलब 11th का भी तो पोर्शन काफी सारा बाकी है ना, जैसे फ्लूइड बाकी है, ग्रेविटेशन चल रहा है अपना। तो इसलिए अभी बच्चे उतने पोटेंशियल से उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाते। और ये ऑनलाइन एग्जाम था या ऑफलाइन? नहीं सर, ऑफलाइन था। मतलब आपने भी अटेम्प्ट किया था, कल दिया था आपने? नहीं सर, मुझे पता नहीं था ये एग्जाम थी। अ,
देखिए, सैटरडे को जो क्लास हुई थी, अनफॉर्चुनेटली उसमें कम्युनिकेशन थोड़ा सा मेरे तरफ से सही से नहीं हो पाया और बहुत सारे बच्चों ने वो क्लास मिस कर दी। वैसे तो वो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है और उसको देख लेना चाहिए, लेकिन मैं एक बार फिर से जब तक सारे बच्चे आते हैं उसको एक्सप्लेन कर दूं। उस दिन हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ही एक्सप्लोर किया था और जो बच्चे उस दिन नहीं ज्वाइन किए थे उनके लिए मैं थोड़ा सा भी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। जैसे हमने होमवर्क दिया था एक क्वेश्चन की, एक हेक्सागन के ऑल कॉर्नर्स पर अगर इक्वल मासेस रख दिए गए तो किसी भी एक मास पर नेट फोर्स क्या होगा, ये निकालने का क्वेश्चन। तो इस तरह के जो भी रेगुलर पॉलीगन के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें दो दो वेक्टर का पेयर लेके और अप्रोच करना थोड़ा रिलेटिवली इजी होता है, रादर देन कि एक बार सारे वेक्टर्स निकाल लिए फिर कंपोनेंट्स ले रहे हैं। इस तरीके से वो लेंदी हो जाता है। और दो वेक्टर्स मैग्नीट्यूड वाइज बराबर हैं तो उनका उनका जो रिजल्टेंट होगा उनके एंगल बाई सेक्टर पर होगा। और 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, ये सब एक स्पेशल केसेस हैं जिसको हम लोग का वैल्यू याद रहता है। तो यहाँ पर भी जो पहले दो फोर्सेस हमने दिखाए थे, एफ करके जो दिख रहा है फोर्स, जो सबसे नियर बाई जो मासेस है ए डिस्टेंस पर, तो ये फोर्सेस ऑलरेडी 120 डिग्री पर लग रहे हैं तो इनका रिजल्टेंट तो सिंपली एफ हो जाएगा, बीचों बीच सेंटर की तरफ। दूसरे जो फोर्सेस है एफ डैश, इनके बीच का एंगल 60 डिग्री और एफ डैश निकालने के लिए अपने को डिस्टेंस निकालना होगा और वो डिस्टेंस आया था √3a। ये एक इम्पॉर्टेंट, बहुत सारे बच्चे ये भी कैलकुलेट करने में जिनको तकलीफ जाती है कि दो कॉर्नर, जैसे अपोजिट कॉर्नर नहीं, उसको बोल देंगे डायगोनल, हम लोग बोल सकते हैं, तो इनके बीच का सेपरेशन कितना होगा। तो ये हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करके निकाला, साइन रूल से निकाल सकते हैं या फिर इसको याद रख सकते हैं। दिस इज वेरी कॉमन डिस्टेंस फॉर एन हेक्सागन। तो ये डिस्टेंस √3 के बराबर हो गया। तो एफ डैश जो है वो हमारे GM² बाई √3 का होल स्क्वायर, दैट इज 3a²। और इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री जब दो वेक्टर के बीच का, इक्वल वेक्टर के बीच का एंगल होता है तो √3 टाइम्स इंडिविजुअल वेक्टर होता है, तो उस तरह से उसका रिजल्टेंट आ गया। और ये तीसरा मास उसी लाइन में है और डिस्टेंस उसका 2a है, तो GM²/4a², और इसको सिंपली ऐड कर देंगे तो हमारा नेट फोर्स आ जाएगा। फिर हमने बताया कि इसमें ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि जो भी मासेस है वो म्यूचुअल अट्रैक्शन के कारण एक दूसरे के एक सर्कल में मूव करें ड्यू टू म्यूचुअल अट्रैक्शन। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव करता है। तो स्पीड क्या होगी, ओमेगा क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, तो उसके लिए एक ही कॉन्सेप्ट है कि हमको जो भी नेट फोर्स हमने निकाला है किसी भी एक मास पर, उसको mv²/r या m⍵²r इससे इक्वेट करेंगे और रेडियस क्या होगा थोड़ा सा इसको फिगर आउट करेंगे। जैसे तीनों डायग्राम हमने एक साथ यहाँ पर बना दिए। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में सरकम सेंटर का जो रेडियस होता है वो r/√3 होता है, सॉरी l/√3 होता है। ये पहले भी बहुत बार बताया गया। दिस इज द रेडियस व्हिच इज इक्वल्स टू साइड लेंथ बाय √3। स्क्वायर में भी यू कैन सी ये हाफ ऑफ द डायगोनल है। हेक्सागन में तो ये एक ही बराबर है। हमने हेक्सागन का कैलकुलेशन नहीं बताया। हेक्सागन का नेट फोर्स हमारा आया हुआ है, यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया है GM²/a², 5/4 + 1/√3। अब ये नेट फोर्स को mv²/r, r यहाँ पर हो जाएगा a, तो इससे भी सॉल्व कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्रायंगल के केस में हमारा v का एक्सप्रेशन √3 GM/L³ ऐसा आ गया। टाइम पीरियड, सॉरी, v √GM/L, ये v है, वो ओमेगा है, दिस इज ओमेगा। एक मिनट, ये जो टर्म है ना, ये हमारा v है, सी, ये v है।
ओमेगा निकालना हो तो V बाई R करेंगे, R हमारा L बाई रूट 3 था, तो ये हमारा ओमेगा है, दिस इज आवर ओमेगा। दिस इज ओमेगा। और टाइम पीरियड 2 पाई आर बाई भी कर दो या 2 पाई बाई ओमेगा कर दो, इससे टाइम पीरियड आ जाएगा। तो इस तरह से इसके जो आंसर्स होते हैं, जैसे मैंने कहा था कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला जो केस था ये थोड़ा सा सिंपल है। अगर तुम इसी को स्क्वायर वाले केस के लिए सॉल्व करोगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिख तो दिया था mv स्क्वायर बाई आर एम ओमेगा स्क्वायर आर, सॉल्व नहीं किया था, चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें जो ओमेगा आएगा वो थोड़ा सा बड़ा एक्सप्रेशन आएगा, फिर 2 पाई बाई ओमेगा करोगे तो थोड़ा और बड़ा एक्सप्रेशन हो जाएगा। लेकिन अगेन हमको एक्सप्रेशन कैसा कितना बड़ा है वो मैटर नहीं करता है। एक्चुअली होता क्या है कि जब एग्जाम में देते हैं तो ट्रायंगल नहीं देते, वो स्क्वायर दे देंगे, हेक्सागन दे देंगे। अब उसमें अलग तो कॉन्सेप्ट है नहीं, लेकिन आंसर्स बड़े बड़े हैं और बच्चा नहीं जानता कि ऐसा कुछ क्वेश्चन होता है, तो ऑप्शन देख के क्वेश्चन छोड़ देगा। वो देखेगा अरे बाप रे बाप इतना बड़ा बड़ा ऑप्शन, नहीं करना, इसको हटाओ। जबकि है कुछ भी नहीं, नेट फोर्स हमको निकालने सिखाया गया है और उसको mv स्क्वायर बाई आर के बराबर इक्वेट करना बताया गया है। रेडियस क्या होगा, और ये 3 डायग्राम से ज्यादा आपको नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि ऑक्टागन दे दिया, ऐसा नहीं, पेंटागन दे दिया, नहीं, यही देंगे आपको। पेंटागन में भी नेट फोर्स निकालना थोड़ा डिफिकल्ट काम है। तो इस तरीके से एक जो उसी में इंटरेस्टिंग सिस्टम होता है, ऐसे तो इसको लोग अलग से पढ़ाते हैं, डबल स्टार सिस्टम बोलते हैं जिसको, बट है ये वही कॉन्सेप्ट। डबल स्टार सिस्टम में हो क्या रहा है कि 2 मासेस हैं, उनके बीच का सेपरेशन, और बेसिकली 2 स्टार्स होते हैं, 2 स्टार्स जिनका मास m1 m2 है और उनके बीच का सेपरेशन स्मॉल r है। ये म्यूचुअल अट्रैक्शन के कारण अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे होते हैं। इनको बोला जाता है डबल स्टार सिस्टम। कायदे से देखा जाए तो 2 मास हैं, इनके बीच का कुछ सेपरेशन है, उनका जो सेंटर ऑफ मास होगा उसके अराउंड ये रिवॉल्व करेंगे। ये भी बताया था कि उनका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी दोनों का सेम होता है। लीनियर स्पीड सेम नहीं होगा, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास को उसी पोजीशन पर आना है जहां पर वो पहले पड़ा हुआ था। इसी के लिए मास m जितना, मतलब मूवमेंट एंगल्स बाई जितना होगा, उसके अपोजिट वे में m2 को रखने के लिए उतना ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसका भी होगा। तो एक डायग्राम थोड़ा सा यहाँ पर देखो, भले ही दोनों अलग अलग सर्कुलर पाथ और मूव करते हैं, जैसे ये हमारा m1 और ये हमारा m2। मैं कुछ देर के लिए m1 को बड़ा मान लूं, दोनों को बराबर मान लोगे तो क्वेश्चन इंटरेस्टिंग नहीं बनेगा, फिर सेंटर पर सारी चीजें एक ही सर्कल में हो जाएंगी। इसलिए मैं जानबूझ के थोड़ा सा अलग तुमको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा r1, जो निकालना हम जानते हैं, सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस 2 पॉइंट मास के सिस्टम में हमने आगे किया भी है। ये हो गया r2, और ये जो है ये ऐसा इस तरह से r1 वाले सर्कुलर पाथ पर मूव करने वाला है, ऐसा। जो दूसरा मास है वो r2 रेडियस, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करते हैं, एक दूसरे के अबाउट नहीं। और थोड़ा ये डिफर होता है क्योंकि हमने रेगुलर पॉलीगन में सारे मास सेम लिए थे, तो सबका लीनियर स्पीड भी सेम था, सबका एंगुलर वेलोसिटी भी सेम था, सबका टाइम पीरियड भी सेम था। इसमें एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगी। जैसे ये जो दूसरा मास है ये, और दोनों सेम ओमेगा से सेम सेंस से मूव करते हैं। अगर पहला जो मास है m1, उसका मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हो रहा है, सपोज ये इधर जा रहा है, तो ये भी एंटी क्लॉक सेंस में ऐसा ही जाएगा। अगर मान लो ये मूव करके कुछ देर के बाद यहां पर आ गया, तो दूसरे मास को उतनी ही देर में मूव करके जस्ट इसके डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट यहां पर आना पड़ेगा, ताकि सेंटर ऑफ मास यही रहे। अगर ये इधर रह गया, ये आगे चला गया, तो सेंटर ऑफ मास लाइन ज्वाइनिंग पर आ जाएगा और शिफ्ट हो जाएगा, जो कि नहीं हो सकता। ये एक इंडिपेंडेंट सिस्टम है दोनों मिलके, तो सेंटर ऑफ मास विल रिमेन एट रेस्ट। तो इसमें हमने
ये स्टेटमेंट नहीं लिखा था कि सेंटर ऑफ मास वहीं पर रहेगा, ये चाहो तो तुम मेंशन कर लो, सेंटर ऑफ मास विल रिमेन एट द सेम पोजीशन। यहाँ पर एक स्टेटमेंट और ऐड कर लो, सेंटर ऑफ मास विल रिमेन एट रेस्ट। ऑल द टाइम, ये पूरे मूवमेंट के दौरान सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा। तुम देखो इन उस ऊपर वाले भी जितने क्वेश्चन है ना, उसमें भी सेंटर ऑफ मास कहाँ मूव किया है? वो सेंटर ऑफ मास तीनों का जहां पर था, सेंटर पर था, वो सेंटर तो रेस्ट में ही था। भले ही आपस में रोटेट करने लगे, लेकिन सेंटर ऑफ मास कभी मूव नहीं करेगा। तो यहां पर भी वो कॉन्सेप्ट होने लगा है। अब R1 और R2 के वैल्यूज एक 2.5 सिस्टम के लिए क्या होते हैं ये हम लोग को पता है। तो एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, टाइम पीरियड सेम होगा, लीनियर स्पीड दोनों की अलग अलग होगी। फिर कॉन्सेप्ट वाइज नेट फोर्स, यहाँ चूंकि दो ही मास है तो एक मास के ऊपर सिर्फ दूसरा मास के कारण ही फोर्स लगेगा। तो फोर्स हो गया GMM/R², और उसको M1 ओमेगा स्क्वायर R1 या M2 ओमेगा स्क्वायर R2। वेलोसिटी वाला हमने जानबूझ के नहीं लिखा है, क्योंकि वेलोसिटी दोनों का अलग अलग है, तो दोनों को निकालना पड़ेगा अलग अलग। ओमेगा तो दोनों में सेम है, इसलिए देखो ओमेगा 1 ओमेगा 2 हमने नहीं किया है, दोनों का ओमेगा सेम ही रख दिया है। अब यहाँ से ओमेगा का एक एक्सप्रेशन आ गया, और ओमेगा अगर आ गया तो टाइम पीरियड 2π/ओमेगा करके ये भी निकाल देंगे। और वेलोसिटी अगर निकालनी हो तो हमने देखो यहाँ पर v1 = ओमेगा इंटू R1, v2 ओमेगा R2, दोनों की लीनियर स्पीड अलग अलग होगी, क्योंकि दोनों अलग अलग सर्कुलर पाथ कंप्लीट कर रहे हैं सेम टाइम में। इसलिए अगर निकालने का मन हो किसी एक का, तो तुम ओमेगा है, R1 है, ओमेगा है, R2 है, सब निकाल सकते हो। तो ये हमारा फोर्स रिलेटेड और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल रिलेटेड। वैसे तो और भी क्वेश्चन है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल रिलेटेड, कुछ और क्वेश्चन हम लोग करेंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये नेक्स्ट टॉपिक था हमारा, जिसमें हम लोग ने इसके बारे में ऑलरेडी पहले से पढ़ा हुआ है। क्या होता है फोर्स के कारण एक्सेलरेशन जो होता है उसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसका फॉर्मूला, दो फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे। एक तो है कि GM/R², फिर m इज द मास ऑफ अर्थ, अगर अर्थ की बात करें तो, या फिर किसी और प्लेनेट की बात करेंगे तो वहां का मास, वहां का रेडियस, r जो है रेडियस ऑफ अर्थ है। किसी और प्लेनेट पर जाएंगे तो उस प्लेनेट का रेडियस। तो ये एक तो फॉर्मूला है, नो डाउट। लेकिन कभी कभी डेंसिटी कांस्टेंट है या सेम है, ऐसा करके क्वेश्चन आता है, मतलब कहीं ना कहीं डेंसिटी का जिक्र है क्वेश्चन में, पढ़ के समझ में आएगा। और उसमें अगर तुम जी का वैल्यू निकालोगे तो मास को हमको 4/3πr³ इंटू रो ऐसा करके डालना पड़ेगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो ये जो फॉर्मूला है ना, वो जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आ जाता है। अब ये वाला जो फॉर्मूला है ये बच्चे मिस कर जाते हैं, उनको इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर जो पहला फॉर्मूला है सिर्फ यही ध्यान में रखता है। यहाँ पर जो तुमने निकाला, इफ यू सी, यहाँ पर g का वैल्यू क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R², बाकी ये दोनों तो कांस्टेंट है। और यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R आ गया। तो ये कब कौन सा लगाना है ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे, और भर भर के क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट पर, आप अपना मॉड्यूल देखिएगा तो इसमें भर भर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आवाज बराबर आ रही है? हाँ सर। यस। देखो यहाँ पर अभी क्या पूरे अंधेरा पड़ा हुआ है, इसलिए हम कैमरा भी ऑन नहीं कर रहे हैं। थोड़ा लाइट हो जाएगा तो शक्ल दिखेगी, नहीं तो शक्ल भी नहीं दिखेगा। तो हम लोग वेरिएशन ऑफ जी के बारे में आज बात करेंगे, और ये भी एक बहुत ही प्रोमिनेंट जगह है क्वेश्चन आने का। और ये सबसे इजी मेरे को लगता है, मुझे जो लगता है कि ये ग्रेविटेशन का सबसे इजी पार्ट है। जी का जो हमने फॉर्मूला आपको बताया है, दैट इज G=GM/R²। तो अर्थ के सरफेस पर ही ये कैसे कैसे वेरी करता है। तो पहला तो आप समझिए कि ड्यू टू द शेप ऑफ अर्थ, पहला वेरिएशन ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, और ये सब थियोरेटिकल एस्पेक्ट के क्वेश्चन है। पहला जो ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ है ना, ये थियोरेटिकल एस्पेक्ट है, इससे न्यूमेरिकल नहीं बनेंगे। तो हमारा जो अर्थ है
इफ यू सी बिल्कुल परफेक्ट स्फीयर नहीं है, कुछ ऐसा है, हल्का सा इक्वेटर पर इसका जो रेडियस है वो ज्यादा हो जाता है और पोल्स पर इसका जो रेडियस है वो कम हो जाता है। मतलब अगर तुम इसको, ये हमारी इक्वेटर लाइन है और ये हमारा पोल, तो यू कैन इजीली सी कि ये जो रेडियस है आर पी और ये जो रेडियस है वो है आर ई इज ग्रेटर देन आर पी। रेडियस एट पोल्स इज स्लाइटली लेसर। इनके बीच का जो डिफरेंस होता है ना, आर ई माइनस आर पी, ये नियरली 32 किलोमीटर के आसपास का होता है। अर्थ के लिए ये बहुत ज्यादा नहीं है। जहां रेडियस हम बात कर रहे हैं, रेडियस इज लाइक 6400 किलोमीटर, ये अर्थ का रेडियस है। सोचो, उसके लिए ये 32 किलोमीटर इज अ वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, बट फिर भी है। और इसके कारण, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर की बात आ रही है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एट पोल इज ग्रेटर देन जी एट इक्वेटर। इक्वेटर पर थोड़ा सा जी का वैल्यू रिलेटिवली कम हो जाएगा बिकॉज ये रेडियस यहाँ पर ज्यादा हो गया है। तो हमको शेप ऑफ अर्थ के कारण बस यही समझना है। इसके बाद वाले जो भी केसेस है, लाइक हम अर्थ के सरफेस के ऊपर जा रहे हैं, अर्थ के सरफेस के नीचे जा रहे हैं, तो जी कैसे वेरी करता है, इस पर न्यूमेरिकल बनते हैं अच्छे खासे। इसको ध्यान से देखना। इफ वी गो अबव द अर्थ सरफेस, और या फिर ऐसे लिख लो, मूविंग अबव द अर्थ सरफेस। तो मूविंग अबव द अर्थ सरफेस के लिए आप देखो, ये हमारा अर्थ है। अब हम इसके शेप को परफेक्ट स्फीयर की तरह देखेंगे। वो एक पर्टिकुलर जो डेफिनेशन हमने पर्टिकुलर बात बताई है, वो उसी को लेके बताना था, इसलिए हमने अर्थ को एक्चुअल जो शेप है वैसे बनाया। बाकी सारे डिस्कशन में अर्थ जो है वो परफेक्ट स्फीयर होता है, नहीं तो फिर वो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो अगर हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं सपोज, तो जी कैसे कम होगा? बहुत सिंपल सी बात है। जैसे मान लो यहां पर गए और ये हाइट जो है वो 100-200 मीटर होगी तो कोई मतलब नहीं बनता। सपोज दिस हाइट, यहां पर हमारा कोई मास है, दिस इज m, तो इसका और अर्थ के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स जो होगा उसमें सेपरेशन हम लेंगे r प्लस h। ये हमारा रेडियस ऑफ अर्थ है और ये हाइट। तो फोर्स का एक्सप्रेशन हमारा हो जाएगा g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई r प्लस h का होल स्क्वायर। सेंटर से सेंटर डिस्टेंस लेते हैं, याद रखना। और इसी में F बाई m, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज g डैश, एंड दैट कैन बी रिटन एज gm डिवाइडेड बाई r प्लस h का होल स्क्वायर। ये एग्जैक्ट वैल्यू है और इसमें कहीं भी कोई अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं हुआ हुआ। अगर हमारा हाइट इन टर्म्स ऑफ r दे दे, लाइक r/2, r/3, r के बराबर है ऐसा, तो हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं। ये जो फॉर्मूला है यही डायरेक्टली यूज कर सकते हो। एक आध क्वेश्चन जो होते हैं ना, उसमें जो हाइट लेते हैं वो बहुत ज्यादा नहीं होती। देखो, हाइट 3 तरह का हो सकता है, ध्यान से समझना इस बात को, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। जैसे एक हाइट हुआ 100 मीटर, 200 मीटर, इस तरह का हाइट हुआ मीटर में। तो इसके लिए याद रखना कि जो जी डैश का वैल्यू है वो जी ले लेते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो हमने किया है मोशन अंडर ग्रेविटी में, वहां पर जो भी बिल्डिंग होती थी, टावर होता था, ब्रिज होता था, वो सब 200, 300, मैक्सिमम 500। तो 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर के रेस्पेक्ट में 100-200 मीटर का कोई मतलब नहीं। तुम परसेंटेज कैलकुलेट करोगे तो ये बहुत ही छोटा आएगा। 6400 किलोमीटर का 1% होता है 64 किलोमीटर, ये 100 मीटर है।
तो 1% से भी बहुत छोटा है, 0.01 उससे भी बहुत छोटा होगा, इसलिए इसमें हम काउंट ही नहीं करते कि जी वेरी करता है। अब यही h जो है, जो दूसरा एक वैल्यू हो सकता है कि h जो है वो अगर r के टर्म्स में हो, लाइक r/2 हो, r/3 हो, r के बराबर हो, 2r के बराबर हो, इस तरह का जो भी डिस्टेंस अगर दे दिया गया तो हमको इसके लिए जो फॉर्मूला भी हमने निकाला है g डैश इज इक्वल टू gm डिवाइड बाई r प्लस h का होल स्क्वायर, और इसी को अगर चाहो तो और सिंप्लीफाई करके जो भी है वो कर सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करके क्या कर सकते हैं देखो, तो gm बाई r को बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा gm बाई r स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 प्लस h बाई r का होल स्क्वायर। अब gm बाई r स्क्वायर को तुम चाहो तो स्मॉल g जो कि सरफेस ऑफ अर्थ पर g का वैल्यू होता है, तो g डिवाइड बाई 1 प्लस h बाई r का होल स्क्वायर। तो तुम चाहो डायरेक्टली पहला वाला एक्सप्रेशन मैंने जो निकाला वो यूज कर लो, या लास्ट वाला जो एक्सप्रेशन निकाला वो यूज कर लो, तो इससे जी आ जाएगा। तो ये दोनों मोस्टली क्वेश्चंस में पूछते हैं, लेकिन कभी कभी इसमें h जो है वो लाइक 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर ऐसा डिस्टेंस दे दिया, 20 किलोमीटर, मतलब जनरली ये जो डिस्टेंस दिया जाएगा ना वो 32-33 किलोमीटर, लेस देन 32 किलोमीटर, एक बार मतलब बोल्डली अगर हम कहें तो लेस देन 32 किलोमीटर। अब ये 32 किलोमीटर क्यों लिया गया है, क्योंकि ये हमारा 0.5% है, वेट 1% हमारा 64, हाँ ये जो है ना वो 0.5% है, लगभग इससे कम। रेयर क्वेश्चन आते हैं इसके। अगर ऐसा स्मॉल है तो स्मॉल में देखो 100-200 भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, कौन सा लेंगे, तो ये क्वेश्चन का कंटेक्स्ट बताएगा कि कौन सा लेना है। लेकिन अगर इस तरह का डिस्टेंस हुआ ये वाला, तब फिर यही जो फॉर्मूला है उसमें एक बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन की भी पॉसिबिलिटी बनती है। कैसे, देखो ये जो जी डैश हमने ऊपर निकाला है, ये कहीं इसमें भी कहीं पर हमने अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं किया। व्हाटएवर वी हैव रिटन g डिवाइड बाई 1 प्लस h बाई r का स्क्वायर, इसमें कहीं अप्रोक्सीमेशन नहीं है। अब हम इसमें अप्रोक्सीमेशन यूज करने जा रहे हैं। कैसे, तो g इसको ऊपर लेके आएंगे तो 1 प्लस h बाई r का पावर -2, और ये टर्म अगर बहुत छोटा होता है, if you see this term is very small, if h by r is very small, तो 32 किलोमीटर और ये उससे कम है और नीचे 6400 है, तो ये बहुत छोटा हो जाएगा। तो मैं लिखता हूं, यहीं पर कंडीशन डाल देता हूं कि if h by r is very less than 1, तो यहाँ पर बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का आता है कि g इंटू पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस 2h बाई r। तो ये हमारा g का वैल्यू फॉर्मूला यूज किया जाता है। लेकिन याद रखना, सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट फॉर्मूला जो पहला फॉर्मूला है, सॉरी जो दूसरा ये वाला फॉर्मूला है, ये मैक्सिमम क्वेश्चन में काम आने वाला फॉर्मूला है, ये वाला। तुम इसको ये याद रख लो या फिर ये याद रख लो, यही सबसे ज्यादा काम आने वाला फॉर्मूला है। इसकी जरूरत है लेकिन बहुत कम है। इसके 4-2 क्वेश्चन बनेंगे, इसके सारे क्वेश्चन बनेंगे। अब ये सारा क्लैरिटी अगर जब तक नहीं होगा ना तो तुम कंफ्यूज रहोगे कौन कहाँ कैसे यूज करना है। एनीवन स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन कि ये कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज करना है? मैं क्वेश्चन पर जब आऊंगा तो वहां पर भी तुम लोग इस बात को रियलाइज कर सकते हो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन हम लोग लेंगे, पहले एक और केस, 2 केस और है, वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। और ये हमने सरफेस एच जो है जहां भी यूज किया है, याद रखना कि सरफेस ऑफ अर्थ से। बहुत और क्वेश्चन क्या दे देगा, सेंटर से टूवर्ड डिस्टेंस पर। ग्रेविटेशन में एक चीज जो बच्चे हमेशा मिस करते हैं और उनके कारण क्वेश्चन सब कुछ जानते हुए भी गलत करते हैं, कि डिस्टेंस कभी सरफेस से दे देता है और डिस्टेंस कभी सेंटर से दे देता है। अब बच्चों ने फॉर्मूला याद करके गया है कि gm डिवाइड बाई r प्लस h का होल स्क्वायर। लेट्स अज्यूम दिस,
और क्वेश्चन पढ़ते समय उसने पढ़ा एट ए डिस्टेंस 2r फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, ये उसने पढ़ा ही नहीं। अब सीधे सीधे वो h की जगह 2r डाल देगा, जबकि वो डिस्टेंस सेंटर से था। वैसे ही फाइनल आंसर करने में कि एट व्हाट हाइट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 1/4 ऑफ दैट ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब वो हाइट हमारा सेंटर से पूछ रहा है, फ्रॉम द सेंटर, और बच्चे हाइट निकाल लेंगे सरफेस से। मतलब इसमें एक आर का फर्क हमेशा गिरता है, और इसके कारण वो ऑप्शन में भी रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि तुम कैलकुलेट करके निकालोगे तो वो ऑप्शन में भी दिख जाएगा, और सब कुछ जानते हुए बच्चे गलत कर देते हैं। इसलिए हाइट कहाँ से पूछ रहा है ये बहुत ध्यान में रखना। हम चाहें तो सेंटर से भी एच हाइट पर वो सारे कैलकुलेशंस बता सकते हैं, लेकिन बताने का कोई मतलब नहीं है। दो दो फॉर्मूला क्यों याद करना है? हमको अप्रोच समझ में आ रही है। अगर हमको जहां से डिस्टेंस पूछेगा, जैसे एक क्वेश्चन है एट व्हाट हाइट, चलो एक क्वेश्चन के थ्रू इस बात को कन्वे कर देते हैं। एट व्हाट हाइट from the surface, value of g will be 1/4 of that of surface of earth। अब देखो यहां पर जी 1/4 होने का मतलब है कि अच्छा खासा वो हाइट होगा, और ये सरफेस से ही पूछा गया है। 3 गलतियां होती है लगभग, वो तीनों मैं तुमको बता देता हूं। पहली गलती कि बच्चा ये फॉर्मूला यूज कर देगा। देखते जाओ, पहला सॉल्यूशन जो करता है बच्चा, वो क्या करेगा, ये जो नीचे का सबसे फॉर्मूला लिखा हुआ है जी डैश को g/4 1 माइनस 2h अपॉन r, ये करके सॉल्व कर देगा। सॉरी, क्या लिखा हमने, g डैश इज इक्वल टू g/4 एंड दैट इज इक्वल टू g 1 माइनस 2h/r। अब यहां से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। g विल गेट कैंसिल्ड, ये हो जाएगा 1/4 1 माइनस 2h/r, और 2h/r इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4, तो ये हो जाएगा 3/4। और यहाँ से यू कैन सी h इज इक्वल टू 3r/8। अगर एक अच्छा क्वेश्चन बनाने वाला रहा तो ये ऑप्शन भी डाल देगा। और जो दूसरा फॉर्मूला हमने g डिवाइड बाई 1 प्लस h/r का होल स्क्वायर ये करके निकाला है, उसको भी एक बार देखो, बगल साइड बाई साइड दोनों को हम लोग करते हैं। एक बच्चे ने जिसको किया वो g डैश इज इक्वल टू g/4 इज इक्वल टू g डिवाइड बाई 1 प्लस h/r का होल स्क्वायर, इस तरह से किया। g विल गेट कैंसिल्ड, 4 इज इक्वल टू 1 प्लस h/r का होल स्क्वायर, स्क्वायर इधर जाएगा रूट हो जाएगा, और इसको प्लस लेंगे क्योंकि निगेटिव आने का तो कोई मतलब नहीं है। तो 2 इज इक्वल टू 1 प्लस h/r। अब यहां से 1 माइनस करेंगे तो h/r हमारा हो जाएगा 1, और यहां से आ जाएगा h हमारा हो जाएगा r के बराबर। अब देखो तुम्हारे सामने दो आंसर आ गए। हमने अभी सरफेस ऑफ अर्थ से ही पूछा है, फ्रॉम द सरफेस, तो ये दोनों आंसर जस्टिफाइड हो सकते हैं। लेकिन क्लियरली ये जो अप्रोच हमने लगाई ये टोटली रॉन्ग अप्रोच है, ये गलत है। एक्चुअल आंसर आर होगा, क्योंकि स्मॉल डिस्टेंस पर वेरिएशन 1/4 1/3 ऐसा नहीं होता, उसमें भी स्मॉल वेरिएशन होगा, 1% 2% 5% ऐसा। 1% 2% का वेरिएशन हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/4 हो गया, 1/3 हो गया, 2/3 हो गया, और हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं नीचे वाला, तो गड़बड़ हो गया। बाकी इसमें आया आंसर आर,
इसमें आया 3r/8। मान लो तुमसे ये फ्रॉम द सरफेस ना रख के फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ पूछ देता, अगर इस प्रोसेस से कोई बच्चा आंसर कर रहा है, चलो मान लेते हैं इस प्रोसेस कर रहा है, तब भी फाइनल आंसर में हम लोग को 3r/8 प्लस r करना पड़ेगा। और इस तरह से भी अगर कर रहा है तो h इज इक्वल टू r, ये सरफेस से हुआ, सेंटर से निकालने के लिए प्लस r ऐड करना पड़ेगा। ये ऑब्वियस सी बात है, लेकिन बच्चे इसको नहीं पढ़ते और हमने देखा है ग्रेविटेशन में ये कॉमन मिस्टेक होता है। तो जहां जहां मिस्टेक की पॉसिबिलिटी है उसको भी अच्छे से तुम लोग देखते जाओ, क्योंकि ये है बहुत इजी पार्ट, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाला बात नहीं है, लेकिन गलती होती है। आई होप कि ये पूरा पॉइंट तुम लोग को समझ में आया होगा कि ये क्या करना है। इसके बाद आता है बात, अगर हम अर्थ के भीतर जाएं तब क्या होगा। तो जैसे हमने जब पहली बार इस चीज को पढ़ा था तो मेरे को लगा कि अर्थ के ऊपर जाते हैं तो कम होता है, तो भीतर जाएंगे तो बढ़ेगा, अर्थ के सेंटर के और पास जा रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली वो भी, उसमें भी वैल्यू कम ही होता है। मतलब तुम एक बार नट सेल में याद रखो कि जी का वैल्यू मैक्सिमम अर्थ के सरफेस पर ही होता है, उससे ऊपर जाए अंदर जाए तो जी का वैल्यू दोनों केस में घटता है। सो इफ वी गो at a depth d from earth's surface। अच्छा, तुम लोग में इंग्लिश मूवी देखते हो या नहीं? एनीवन? कोई बात नहीं, हमने भी नहीं देखी थी और हमने कॉलेज में जाके ही देखा था। लेकिन कुछ कुछ जो साइंस फिक्शन वाली मूवीज होती है ना, उसमें फिजिक्स का बड़ा ख्याल रखते हैं वो लोग। तो ये सब चीजें तुम अगर वो रियलाइज करोगे, क्योंकि तुमको अब थोड़ा बहुत फिजिक्स समझ में आ गया, और जब उनकी मूवीज में वो चीज को रियलाइज करोगे तो तुमको लगेगा कि हाँ भाई, उन्होंने कम से कम फिजिक्स का ध्यान रखा है। ऐसा नहीं, कोई कोई साउथ इंडियन मूवी में, आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन दिस और नॉट, कि वो जो कलछी होती है ना, कलछी के पीछे से जो हीरो है वो बंदूक चलाता है और गोली ऐसे डिफरेंट पार्ट्स में टूट के एक साथ अलग अलग विलेन को लग रहा है। ऐसे ऐसे वो जो सीन दिखाते हैं नॉनसेंस, तो उसके रेस्पेक्ट में और काफी वो लोग उसमें, जैसे जो फेमस मूवीज हुई है, इंसेप्शन है, इंटरस्टेलर। इंटरस्टेलर मूवी देखे हो? ये तो काफी फेमस हुई थी इंटरस्टेलर, और 2014-15 में आई थी इंटरस्टेलर मूवी। एनीवन हैव वॉच्ड दिस इंटरस्टेलर? टाइम एंड स्पेस का, बढ़िया, टाइम एंड स्पेस का बहुत ही शानदार मूवी है। समझ आया था? हमने उस समय अपने बच्चों से फीडबैक लिया था कि अच्छा बताओ इंटरस्टेलर मूवी देखे हो? तो सबने हाँ, मुंबई में थे उस टाइम हम। हाँ सर, हाँ सर, सबने थिएटर में जाके देखा था। मैंने समझ आया था? बोला नहीं सर, मजा बहुत है बट समझ कुछ भी नहीं है। So that is a very good movie on the Einstein concept of space time। तो ऐसे बहुत सारी मूवीज हैं। ग्रेविटी करके एक मूवी आई थी। अभी हम जो बात कर रहे थे वो मूवी का नाम है टोटल रिकॉल। ये थोड़ी पहले मूवी आई थी, आई डोंट नो तुम लोग उस समय, तुम लोग 2007-8 के होगे तो कहाँ से। टोटल रिकॉल करके एक मूवी आई थी, उसमें ये कॉन्सेप्ट दिखाते हैं कि हम जब हम अर्थ के अंदर जाते हैं तो जी कैसे चेंज होता है। तो कभी सर्च करोगे तो मिल जाएगा, वो तो मूवीज हर समय अवेलेबल होती है। ये हमारा अर्थ है। एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर हम लोग डी डेप्थ पर गए ना, जैसे मान लो यहाँ पर एक टनल डग किया। हाँ बताइए।
सलोनी कुछ बोल रहे हो? नहीं सर, वो एक्चुअली मेरे लैपटॉप में ग्लिच हो रहा है, वो अपने आप ही हैंड रेज हो जा रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो एक्चुअली जैसे हम अर्थ के भीतर गए ना, सपोज यहाँ पर हम खड़े हैं, या जो मास है स्मॉल एम वो यहाँ पर है, तो इसके पर जो फोर्स लगेगा ना, वो सिर्फ इसके अंदर जो मास है, ये जो छोटा सा स्फीयर हमने बनाया है, सिर्फ इतने मास के कारण ही उसके ऊपर फोर्स लगेगा। ये एक इंटरेस्टिंग बात है। आप कहोगे सर ये जो बचा हुआ पोर्शन है, दिस इज लाइक अ थिक शेल, ये थिक शेल के कारण फोर्स नहीं लगेगा। तो एक बात अभी हम लोग इस पर आगे भी बात करेंगे कि कोई भी शेल टाइप का अगर स्ट्रक्चर हो, थिक हो थिन हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई इस तरह का शेल टाइप का स्ट्रक्चर हो और इसके कारण हम पूछें कि एक मास को हमने यहां रख दिया या यहां रख दिया या यहां रख दिया या कहीं भी रख दिया, तो इसको मैं मैथमेटिकली तो प्रूव नहीं करूंगा, दैट इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। बस याद रखना इतना कि अगर ये थिक शेल हो या थिन शेल हो और मास को हमने कहीं भी रख दिया हो, कहीं भी, उस पर फोर्स जीरो ही होगा। जैसे ये एम मास है और मान लो ये जो शेल वाला जो मास है उसको हमने कैपिटल एम से डिनोट कर दिया फॉर द टाइम भी, तो इस कैपिटल एम और स्मॉल एम के बीच का फोर्स जीरो होगा इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन। नेट फोर्स, ऐसे मैं लिख देता हूं यहां पर, नेट फोर्स ड्यू टू शेल। अच्छा ये खुद से ही हैंड जो है क्या फिर? प्रॉब्लम है कुछ। एफ नेट ड्यू टू शेल on small m at any point is zero। अब थोड़ा सा इसके लिए लॉजिकल एक्सप्लेनेशन अगर हम चाहें तो ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम से इसको याद ही करना है। जैसे मान लो यहाँ पर एक मास, यही मास है, तो इस मास को ये जो इधर के मास होंगे लाइक दिस, ऐसा सोचिए, यहाँ पर ये जो मास, ये जो रीजन है, ये जो रीजन है ये वाला, ये इस मास को अपनी तरफ खींचेंगे, दे आर गोइंग टू पुल लाइक दिस। और यहां वाले जो मास है, यू सी, ये वाला जो मास है, डायमेट्रिकली अपोजिट काइंड ऑफ, ये इस मास को किधर खींचेंगे? अपनी तरफ खींचेंगे। अट्रैक्टिव फोर्स होता है तो अपनी तरफ खींचेंगे। अब देखो यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये मास कम है, इसका डिस्टेंस भी तो कम है, ये मास ज्यादा है तो इसका डिस्टेंस भी ज्यादा हो गया। इस तरह से अगर हम मैथमेटिकली एग्जैक्ट वैल्यूज वगैरह चेक करें और कैलकुलेट करें तो ये एग्जैक्टली एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। और जैसा यहाँ पर हुआ है वैसे इधर भी अगर कोई मास लेते हैं इधर भी, तो ये भी कैंसिल आउट होगा। ऐसे हर पेयर ऑफ मासेस एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और फाइनली ये सब नलीफाई कर देंगे। तो शेल के कारण यहाँ पर जो बाहर वाला ये जो शेल है, इसके कारण फोर्स नहीं लगेगा। फोर्स लगेगा सिर्फ अंदर वाले मास के कारण, और जिसका मास हम लोग ने एज्यूम कर लिया एम डैश। एम जो है वो टोटल मास ऑफ अर्थ है, टोटल मास, जो कि फोर्स नहीं लगाएगा। इसका जो अंदर वाला मास है दैट इज एम डैश इज गोइंग टू अप्लाई अ फोर्स। अब एम डैश कैसे निकालेंगे? तो कायदे से अर्थ जो है वो एक वेरिएबल डेंसिटी का ऑब्जेक्ट है। मतलब जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से, सेंटर से सरफेस की तरफ आते हैं, कोर, मेंटल, क्रस्ट, अलग अलग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, तो कोर जो है ना वो सबसे ज्यादा डेंस होता है, उसके बाद मेंटल होता है, उसके बाद क्रस्ट होता है। लेकिन अगर हम अलग अलग वेरिएबल डेंसिटी का बात करेंगे तो ये और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसलिए हम लोग मान के चलते हैं कि अर्थ इज हैविंग यूनिफॉर्म डेंसिटी, कंसीडरिंग uniform density of earth। अर्थ को अगर यूनिफॉर्म डेंसिटी कंसीडर कर लिया जाए तो उसकी डेंसिटी होगी कितनी?
तो टोटल मास डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम, ऐसा हम कर सकते हैं। ये हो जाएगा डेंसिटी। और ये जो m डैश है इसका रेडियस कितना है, तो यू कैन सी इसका रेडियस जो होगा वो r माइनस डी होगा। कि हम d डेप्थ पर आए हैं, सपोज वी हैव कम एट ए डेप्थ d, तो बचा हुआ डिस्टेंस r माइनस डी होगा। तो तुम इजीली m डैश जो मास अंदर पड़ा हुआ है उसका वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे? सो 4/3 पाई r माइनस डी का होल क्यूब, ये हो गया वॉल्यूम। और इसी के साथ डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दो, m डिवाइड बाई 4/3 पाई r क्यूब। हम चाहते तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन हमने थोड़ा एक्सपैंड कर दिया ताकि तुमको समझ आ जाए। 4/3 पाई को कैंसिल आउट करेंगे और ये हमारा जो मास m डैश है वो आ जाएगा m r माइनस डी का होल क्यूब डिवाइड बाई r क्यूब। आई होप यहाँ तक तुम लोग को चीजें समझ आ गई होंगी कि मास कैसे निकाला गया है अंदर वाले पार्ट का। और ये जो अंदर वाला पार्ट है यही सिर्फ इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये बात ध्यान में रखना। और कितना लगाएगा? अगेन g/r²। इसके पूरे मास को सेंटर पर मानेंगे, ऐसा जैसे पहले स्फीयर के लिए मानते थे वैसा। तो जब फोर्स का एक्सप्रेशन आएगा F दैट इज इक्वल टू g(m')m अपॉन, अब ये डिस्टेंस r माइनस डी है तो r माइनस डी का स्क्वायर लेंगे, और F/m दैट इज g डैश एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए डेप्थ d। तो तुम देखोगे g m डैश का वैल्यू हम डाल रहे हैं m इंटू r माइनस डी का होल क्यूब डिवाइड बाई r क्यूब इंटू r माइनस डी का होल स्क्वायर। इंटरेस्टिंगली अभी तक हमने अप्रोक्सीमेशन कुछ भी नहीं लिया है, सब जैसा रिजल्ट था वैसा ही यूज किया है। सिर्फ एक अप्रोक्सीमेशन है कि अर्थ यूनिफॉर्म डेंसिटी है और वो हर जगह यूज करना ही पड़ेगा, उसका कोई उपाय नहीं है। तो इस तरह का एक्सप्रेशन आ गया जी डैश का। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, तो जी डैश इज इक्वल टू g(m) अपॉन r²। और ये एक r जो बचा है इसको इस ब्रैकेट के अंदर ले लो, तो ये हो जाएगा r माइनस डी अपॉन r। इसको लिख लेंगे g, मतलब फाइनल एक्सप्रेशन g(1 माइनस डी अपॉन r)। अब ये आया है लगभग हाइट पर, जब जाते हैं स्मॉल हाइट पर लगभग उसी के जैसा है। सी 1 माइनस 2h/r था, यहाँ पर 1 माइनस d/r था, लेकिन ये फॉर्मूले में हमने अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं किया। नो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, नथिंग, दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्मूला। इसलिए 1 किलोमीटर भी नीचे जाएंगे तो, या 5 किलोमीटर नीचे जाएंगे तो, या r/2 डेप्थ नीचे जाएंगे तो, सबके लिए सेम ही फॉर्मूला है, एग्जैक्ट फॉर्मूला ही है। और दूसरी बात है कि इसमें d/r आता है, ट्वाइस का टर्म नहीं है, और यहाँ पर 2h/r का टर्म आता है। यू सी, थोड़ा सा कंट्रास्ट यहाँ पर समझो, यहाँ पर ये देखो 2h/r है, तो दोनों देखने में सेम है लेकिन फर्क है। तो इस दोनों को मतलब लेके एक आध क्वेश्चन बनते हैं कि कितने हाइट पर और कितने डेप्थ पर जी का वैल्यू सेम हो जाना चाहिए, या सेम है तो एच और डी में क्या रिलेशन होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। वी कैन इजीली सिंपली इक्वेट दिस टू। तो हाइट और डेप्थ पर एक साथ की बात है तब फिर ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हमने बताया है कि वो फॉर्मूला कहाँ कहाँ कैसे लगेगा। तो ये 3 पार्ट काफी सिंपल है। यहां पर भी एक कंफ्यूजन का जगह होता है कि हमने जो डी लिया है ना वो सरफेस से लिया है। कभी कभी इसी बात को पलट के हम ये पूछते हैं कि अच्छा सेंटर से आर डिस्टेंस पर क्या हो। बोलने का मतलब है कि ये हमारा अर्थ स्फीयर है, अर्थ यहां से तुमसे पूछा जाएगा अच्छा ठीक है मेरे को यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस पर जी का वैल्यू क्या होगा वो बताइए। तो स्मॉल जी का वैल्यू तो होगा सेंटर की तरफ, लेकिन कितना होगा। अब डेप्थ हम लोग को डायरेक्टली नहीं दिया गया, तो तुम डेप्थ निकाल लो। यू कैन सिंपली पुट
डी इज इक्वल टू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, और ये जो एक्सप्रेशन है उसमें डाल दोगे तो इसमें जो जी का वैल्यू आएगा और जी डैश जो आएगा वो आएगा जी एम बाई आर क्यू इंटू आर, और इसको हम लोग बोल सकते हैं जी इंटू आर बाई आर. All you have to do is simply put d is equals to r minus r in that expression. You will get this result. मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा लिख भी देता हूँ. g dash is equals to g 1 minus d की जगह क्या लिखेंगे r minus r upon r. Now if you simplify this, you are going to get this result. मैंने डायरेक्टली जी डैश का वैल्यू पुट कर दिया और निकाल दिया आर डैश का वैल्यू. तो सेंटर से अगर आर डिस्टेंस की बात हो या सरफेस से डी डेप्थ पर बात हो तो फॉर्मूला देखने में थोड़ा अलग अलग होता है, लेकिन ये दोनों फॉर्मूले एक ही हैं. तो पहले वाले फॉर्मूले में डी को आर माइनस आर डालोगे, ये सिंप्लीफाई होके वही वैल्यू दे देगा. ये तीन काफी सिंपल है. चौथा भी सिर्फ अगर फॉर्मूला हम देखें तो सिंपल है, उसका डेरिवेशन अगर देखें तो थोड़ा मुश्किल जाएगा. चौथा जो वेरिएशन हम लोग देखने वाले हैं, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ. कितने लोग जाइंट व्हील पर बैठने से डरते हो? आई मीन नो ऑफेंस, बताइए. वो जो बड़ा वाला ऐसा झूला होता है, कितने लोग उसमें डर लगता है? वाह, इतने सारे दिलेर बच्चे. हमको तो बहुत डर लगता है टू बी ऑनेस्ट. एक बार बचपन में हमको पापा बैठा दिए तो हमने बीच में ही उसको रुकवा दिया था. 2-3 चक्कर भी नहीं हुआ था, हमने बहुत एकदम चिल्लाने लगे. दैट इज अ बिट स्केरी वन. और उसमें सबसे ज्यादा जब हम ऊपर जाते हैं तब प्रॉब्लम नहीं होता, जब हम ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं वो दैट इज लाइक हॉरिबल पार्ट. या फिर एक बोट वाला, हम लोग ने ये सब किया होगा, ऐसा ऐसा एक बोट शेप कराता है. और इसको ऐसे कनेक्ट करते हैं और यहाँ इसके बाद ये ऐसे ऐसे झूलता है. बैठे हो इसमें बोट वाले में, यहाँ पर ऐसे डिफरेंट ऐसे स्टेप्स होते हैं, मतलब बैठने का जगह होता है और इधर काफी सारे लोग बैठते हैं. और ये जब बोट ऐसे हो जाता है, ऐसे हालत खराब हो जाता है. थोड़ा थोड़ा करेगा तो मजा आता है, जब इतना ऊंचा करेगा ना तब तो फिर हालत सूख जाती है. ऊपर जाने में ऐसा लगता है कि ऊपर से ही ऐसे गिर जाएंगे, और नीचे आते समय तो खैर बाप रे बाप. तो जो जैसे जाइंट व्हील है उसमें भी, बट उसमें ये चीज बहुत कम ऑब्जर्व होगा. ज्यादातर जो बच्चे जिसमें घूमते हैं गोल गोल ऐसा हॉरिजॉन्टल सर्कल में बहुत सारे घोड़े या इस तरह से बैठने का, और उसको इस तरह से गोल गोल घुमाया जाता है. ऐसे इस तरह के वाले जगह पे जब तुम बैठोगे ना तो ऐसा लगेगा तुमको कोई बाहर खींच रहा है. मतलब इफ यू सिट ऑन द दिस यू विल रियली ऑब्जर्व, कैसा लगेगा कि कोई बाहर से ऐसा तुमको खींच रहा है. रोटेशन जब होगा तो ऐसा कोई बाहर से खींच रहा है. अब इसको अगर हम एक तरीके से समझना चाहें तो हमको स्यूडो फोर्स मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? ये एक स्यूडो फोर्स है जो कि हम रोटेटिंग फ्रेम में अगर बैठ गए, सर्कुलर मोशन करते हुए फ्रेम में बैठ गए, तो बेसिकली हमको इसको यूज करना पड़ेगा. नॉन इनर्शियल फ्रेम में जब भी किसी चीज को हम देखते हैं तो एक स्यूडो फोर्स तो लगाना ही पड़ता है. तो स्यूडो फोर्स क्या होता है? सेंटर से अवे की तरफ, सेंट्रीपिटल का अपोजिट. सेंट्रीपिटल होता है टुवर्ड सेंटर, सेंट्रीफ्यूगल होता है अवे फ्रॉम सेंटर.
और एक एक्सप्लेनेशन ये बोल सकते हैं कि वी फील एन आउटवर्ड पुश बिकॉज ऑफ दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर इसको ग्राउंड फ्रेम से एक्सप्लेन करना चाहे तो ग्राउंड फ्रेम से तुम जब एक्सप्लेन करोगे तो तुमको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में कोई बोलना मतलब नहीं बनता, क्योंकि वो एक इनर्शियल फ्रेम है और इनर्शियल फ्रेम से वी कांट अप्लाई स्यूडो फोर्स। तो ग्राउंड फ्रेम से अगर इसको एक्सप्लेन करना हो तो हम लोग इसको इनर्शिया से एक्सप्लेन करते हैं कि जो बॉडी की टेंडेंसीज होती है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करने की होती है। कोई भी मास स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करना चाहता है और ये सर्कुलर पाथ के कारण ये कुछ ऐसे जा रहा है, तो बॉडी की टेंडेंसी इधर आने की होती है, सेंटर से अवे की तरफ ही जाने की कोशिश करता है। अगर इसको पकड़ के ना रखा जाए तो ये ऐसे ही उड़ के चला जाएगा, टेंजेंशियली इसका मूवमेंट हो जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन अलग अलग है लेकिन बात एक ही है। इनर्शिया के कारण बोलो या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण बोलो, हमको एक आउटवर्ड पुश फेस करना पड़ता है। तो हम लोग सब लोग अर्थ के सरफेस पर आते हैं और अर्थ के सरफेस पर चूंकि अर्थ रोटेट करता है अपने एक्सिस पर, उसके कारण एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की पॉसिबिलिटी बन सकती है। क्या है मतलब, देखो ध्यान से। जैसे ये हमारा अर्थ सरफेस है और ये हमारा इक्वेटर लाइन है। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड तो आप लोगों को पता ही होगा। अर्थ को डिफरेंट डिफरेंट लाइंस में डिवाइड किया गया है इनका लोकेशन फिगर आउट करने के लिए। अर्थ की किसी एक लोकेशन को फिगर आउट करने के लिए अलग अलग लाइंस में उसको डिवाइड किया। जैसे एक लाइन जो इक्वेटर के लाइन के पैरेलल होती है उसको बोलते हैं लैटिट्यूड, और एक होती है जो पोल टू पोल ड्रॉ की जाती है उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। तो अगर तुम कभी भी गूगल मैप ऑन करोगे तो देखोगे तुम योर करंट लोकेशन, तो उसमें एक दो कोऑर्डिनेट्स और दो वैल्यूज आते हैं। एक आता है नॉर्थ और एक आता है ईस्ट। देखे हो, कहीं भी चल जाओगे तो नॉर्थ और ईस्ट ऐसा ही आएगा। लेकिन ये क्यों आता है नॉर्थ ईस्ट, बताओगे कोई? एनीवन, किसी ने इस बात को रियलाइज किया है या फिर इसका एक्सप्लेनेशन जानता है? व्हाई ऑलवेज वी आर गोइंग टू गेट एन एंड ई, वी आर नेवर गोइंग टू गेट साउथ और वेस्ट, ऐसा नहीं हम लोग को मिलेगा। क्यों? ये तो प्योर ज्योग्राफी है, ये तो बताना पड़ेगा। तो एक्चुअली क्या होता है कि इक्वेटर जो है इसको 0 डिग्री लेते हैं और इसके ऊपर नॉर्थ, इसके नीचे साउथ। जैसे 1 डिग्री, मतलब ऐसा समझो कि ये मेरा रेफरेंस लाइन है, इससे 1 डिग्री 2 डिग्री 5 डिग्री 10 डिग्री ऐसा करके 90 डिग्री तक नॉर्थ। जैसे मान लो कोई बॉडी इस तरह से, ये जो सर्कुलर ये एंगल हमारा हो गया मान लो लेट से थीटा, ये ऊपर की तरफ है तो नॉर्थ, अगर नीचे अगर जाएंगे तो ये हो जाएगा साउथ। तो हमारा इंडिया जो है ना वो इक्वेटर के ऊपर है अगर तुम अर्थ को कंसीडर करोगे। सो वी आर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ऊपर का पार्ट बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। मैक्सिमम कंट्रीज जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। नीचे सदर्न हेमिस्फीयर में एक तो साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका के कुछ कंट्रीज हैं, और दूसरा ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया भी शायद आई गेस वो बिलो इक्वेटर है, मेरे को एक बार देखना पड़ेगा। तो इक्वेटर से नीचे जाएंगे तब हमारा साउथ आना चाहिए, अगर ऊपर रहेंगे तो नॉर्थ आएगा। और दूसरा होता है एक यूरोप से एक लाइन पास करती है ग्रीनविच शहर से, यहाँ पर कहीं पर मान लो यूरोप है, इसी को 0 डिग्री माना गया है, 0 डिग्री, और हम लोग इससे ईस्ट साइड में होते हैं। हमारा इंडिया कहीं यहाँ पर है।
तो इस लाइन से 82 डिग्री 82.5 डिग्री ईस्ट ऐसा हमारा लोकेशन होता है। तो हमारा टाइम लाइन है वो, दैट इज नॉट लाइक, ये तो काफी वाइड है हम लोग का देश। तो ये इसलिए हम लोग को हमेशा ईस्ट, इंडिया में कहीं भी लोकेशन अगर देखेंगे तो नॉर्थ और ईस्ट, क्योंकि ये नॉर्थ साइड में है और इस लाइन से ईस्ट में है, इसलिए वो ऐसा मेजर करता है। अगर कोई नीचे जाए, दूसरे कंट्री में जाए या यूएस चला जाए, तो वहां पर उसको नॉर्थ वेस्ट मिलेगा। यूएस भी नॉर्थ में ही है, नॉर्थ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही है, लेकिन वो वेस्ट दिखेगा उसको वहां पर। खैर, ये तो ज्योग्राफी की बातें हो गई। अगर कोई ये जो थीटा है इसको बोलते हैं लैटिट्यूड एंगल। लैटिट्यूड एंगल, अगर यहाँ पर एक कोई मास है, सपोज ये मास है m, तो इस पर एक फोर्स, तो ग्रेविटी का mg ये तो लगेगा ही, लेकिन इसके अलावा एक स्यूडो फोर्स भी लगेगा। और ये जो मास है, ये इस रेडियस, ये रेडियस हमारा स्मॉल आर है। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द कैपिटल आर। कैपिटल आर स्फीयर का रेडियस है, अर्थ का रेडियस है, और ये स्मॉल आर, ये छोटा सा सर्कल बन रहा है। ये जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ये रेडियस कम होता जाएगा। तो m ओमेगा स्क्वायर आर, इस तरह से इस पर एक स्यूडो फोर्स लग रहा है। हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम से चीजों को डील कर रहे हैं। ओमेगा अर्थ के लिए क्या होता है, ये सब चीजें भी अपने को समझनी पड़ेंगी। ओमेगा होता है 1 कंप्लीट रोटेशन में एंगल होता है 2 पाई, और उसमें टाइम लगता है पूरा एक दिन रात। तो 24 इंटू 3600, ये होता है अर्थ का एंगुलर वेलोसिटी, जो कि बहुत कम है। इफ यू सी, दिस इज वेरी वेरी लेस। 2 से डिवाइड करेंगे, मान लो इसको 2 को कैंसिल आउट करोगे तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 12 इंटू 3600। ऊपर पाई मतलब 3.14, और नीचे देखो कितना बड़ा टर्म है, तो ये काफी स्मॉल है। जरूरत पड़ेगा तो अप्रोक्सीमेशन में इस चीज को भी हम काउंट करेंगे अप्रोक्सीमेट करते समय। और यहाँ पर जो दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ सिर्फ mg तो लगेगा ही, अगर अर्थ रोटेट नहीं कर रहा होता तो यही फोर्स लगता और m से डिवाइड करके g लिख देते। लेकिन अब दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक इधर और एक इधर। ये है mg और ये है m ओमेगा स्क्वायर r। r का भी वैल्यू लिखी लो, r कैन बी रिटन एज r cos थीटा। यहां से परपेंडिकुलर को ड्रॉप करोगे तो ये डिस्टेंस r cos थीटा हो जाएगा, यही r के बराबर हो जाएगा। और इनके बीच के ये जो एंगल है, ये है 180 माइनस थीटा। यहां तक बहुत सारे बच्चों को बात समझ में आती है, लेकिन इसके बाद का डेरिवेशन उनको बहुत ज्यादा लेंदी लगता है। एक्चुअली हम लोग को क्या करना है, ये जो दोनों फोर्सेस हैं इसका रिजल्टेंट निकालना है। और रिजल्टेंट कैसे निकालना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा, वैसे ही, और m से डिवाइड कर देना है। मतलब यहाँ पर जो g डैश आएगा वो इन दोनों का नेट फोर्स जो होगा F नेट होल डिवाइड बाई m। और F नेट कैसे आएगा, तो नॉर्मल इनका रिजल्टेंट लेके विच इज mg प्लस m ओमेगा स्क्वायर r का स्क्वायर प्लस 2mg इंटू m ओमेगा स्क्वायर r इंटू कॉस 180 माइनस थीटा, ये पूरा चीज है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये बच्चों के लिए डिफिकल्ट जाता है, इसको सिंप्लीफाई करना, और होल डिवाइड बाई m, सॉरी। और सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करने का बात नहीं है, इसमें अप्रोक्सीमेशन भी यूज होता है, क्योंकि हमने बताया कि ओमेगा कितना छोटा है। इसके हायर पावर्स की अगर बात की जाए, इसमें एक ओमेगा टू द पावर 4 का टर्म आएगा, सी सेकेंड वाला टर्म देखो, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर ऑलरेडी है, उसका स्क्वायर कर दिया, मतलब ये ओमेगा टू द पावर 4 का टर्म है। तो ये टर्म बहुत छोटा होता है। सबसे पहले तो सब सारे टर्म में एम स्क्वायर तुमको दिख जाएगा। देखो यहाँ भी पहले वाले टर्म में एम स्क्वायर, दूसरे वाले टर्म में भी एम स्क्वायर, तीसरे वाले टर्म में भी एम स्क्वायर, एम इंटू एम स्क्वायर। इसलिए ये सारे एम निकाल के और इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे।
मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा, लेकिन तुम लोग को मैं पहले ही आंसर बता देता हूँ कि जो जी डैश आता है वो आता है जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा। अगर तुमको डेरिवेशन नहीं समझ में आता है तो सीधे सीधे ये फॉर्मूला याद कर लोगे, क्योंकि नो वन गोइंग टू वर्क डेरिवेशन। इसके बाद ये कैलकुलेट करके ये कैसे आता है इसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं है, सिवाय कि वो सब्जेक्टिव एग्जाम हो और उसने एकदम से एक्सप्लिसिटली यही बात पूछ दी। तो इससे क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनते हैं और हमको ये फॉर्मूला याद होना। बाकी कैसे आता है तुम लोग को आधा तो ऑलरेडी बता चुके हैं, आधा तुम्हारे सामने भी सिंप्लीफाई होगा तो समझ आ जाएगा। लेकिन अगर नहीं भी लगे कि मैं दिक्कत है सर बहुत थोड़ा बड़ा है, तो सिंपली लीव दिस, इग्नोर दिस, डेरिवेशन को इग्नोर करो, फॉर्मूला लिखो और आगे बढ़ो। हाँ बोलो। सर हमें इसमें वो जो mg के अलावा जो कंपोनेंट है m ओमेगा स्क्वायर r का वो किया था, और फिर उसका जो रिजल्टेंट था वो g के बराबर किया था, तो ये दूसरा वाला कंपोनेंट आया नहीं था उसमें। फिर से बोलो एक बार। सर जो m ओमेगा स्क्वायर r का कंपोनेंट है mg के अलावा, स्क्वायर आर का कंपोनेंट है जो mg के अलोंग होगा, तो अपोजिट होगा ना। जैसे मैं यहाँ पर ये वाला कंपोनेंट ऐसा हो जाएगा ना, दिस एंगल इज थीटा, तो m ओमेगा स्क्वायर cos थीटा, और इसका एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बनेगा। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये वाला कंपोनेंट भी तो है। हाँ तो सर हमें बताया था कि जो जी नेट होगा वो g माइनस जो कंपोनेंट है तो वो ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा हो जाएगा। हाँ देखो, ऐसा बोल सकते हैं कि जो r है ना, ये r हमारा होता है r cos थीटा, ये तो पहले कर दिए। और यहाँ पर अगर कंपोनेंट लेंगे तो ये हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा, और उसमें भी cos थीटा हो जाएगा, तो ये cos स्क्वायर थीटा ये टर्म आ जाएगा, और इसको सीधे सीधे माइनस कर देंगे, इसको ये वाला कंपोनेंट को इग्नोर कर देंगे। एंड दैट इज आल्सो गुड, ये भी लॉजिक अच्छा ही है। ये जो इस फोर्स को दो कंपोनेंट पे अगर हमने तोड़ा है तो एक कंपोनेंट सीधे सीधे माइनस हो जाएगा और दूसरा कंपोनेंट को इग्नोर कर देंगे, बिकॉज दिस टर्म्स आर वेरी वेरी स्मॉल। वो भी सही है, याद करने के हिसाब से भी हम इस बात को रियलाइज कर सकते हैं। देखो ये जो मल्हार जो बोल रहा है क्या पॉइंट है उसका, एक एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है, दैट इज गुड, कि हमारा mg टुवर्ड सेंटर लग रहा है और ये हमारा m ओमेगा स्क्वायर r ऐसा लग रहा है। अब इन दोनों का हम रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, तो इससे अच्छा क्या है कि हम इसी का एक कंपोनेंट mg के अपोजिट डायरेक्शन में निकाल लें, क्योंकि ये छोटा है बहुत टर्म mg के रेस्पेक्ट में। तो अगर तुम एक कंपोनेंट, इसका ये एंगल भी थीटा होगा, और इसको हम m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा ऐसा लिख सकते हैं, स्मॉल r cos थीटा के बराबर है। तो इसका जब कंपोनेंट लोगे तो cos थीटा एक और मल्टीप्लाई होके इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर थीटा, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा वो साइन थीटा का टर्म आ जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा, बट उसको लेने की जरूरत नहीं है, उसको नेगलेक्ट मार देंगे। m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये वाला पार्ट को सिंपली इग्नोर, क्योंकि ये बहुत छोटा टर्म है, और इन दोनों का माइनस कर देंगे, एग्जैक्टली वही आ जाएगा देखो, और m से डिवाइड करना पड़ेगा, तो दोनों से m को हटाओगे तो g माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर थीटा ये डायरेक्टली आ जाएगा। और यहाँ पर हमने रिजल्टेंट मेथड यूज किया है, तो यहाँ भी अप्रोक्सीमेशन एक दो जगह यूज करना पड़ेगा, यहाँ से भी वही रिजल्ट आने वाला है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस, हमने इसको कहा था नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि ये बहुत छोटा है, ओमेगा टू द पावर 4 का टर्म आ रहा है, इसको हटा दो, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है। तो इसके बाद ये जो पूरा एक्सप्रेशन हो जाएगा ना, वो देखने में माइनस m तो हट चुका है 2g ओमेगा स्क्वायर r ओमेगा स्क्वायर r, देखो यहाँ पर r लिखने में गड़बड़ हुई, स्मॉल r लिखना है यहाँ पर, तो ये r
और यहाँ पर r cos थीटा r की जगह डालेंगे और ये cos 180 माइनस थीटा भी cos थीटा होता है तो cos स्क्वायर थीटा होता है। पहले तो इतना आएगा, अब फिर इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। g स्क्वायर माइनस 2g ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर थीटा, इसका पावर डाल देंगे हाफ। जी स्क्वायर को बाहर करेंगे, फिर सिंप्लीफाई ऐसे करते जाएंगे, एक और अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे तो 2 ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर थीटा अपॉन जी। फिर से ये 1 माइनस एक्स टू द पावर n ऐसा एक्सप्रेशन आ गया, तो इसको फिर से 1 माइनस 2 से ये कैंसिल आउट होगा, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर थीटा। और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, ये सिंपली वही आ जाएगा जो हमने। तो ये प्रूफ, जैसे अब ये इतना सारा करना पड़ा, और अगर यहाँ पर सिर्फ डायरेक्ट याद करने के हिसाब से देखें तो ये वाला कंपोनेंट समझ में आ जाएगा, और ये वाले कंपोनेंट को, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, इसको साफ साफ नेगलेक्ट कर देंगे तो से डायरेक्ट आ जाएगा। तो देखो ये कैसे आएगा, ये सीरियसली से हमको नहीं पढ़ना है। दो तरीके सामने ऑलरेडी बताए गए हैं, बट फिर भी मैं कहूंगा कि तुम ये फॉर्मूला पर ही फोकस करो, और इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं वो तुमको ध्यान से देखना है। तो ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ हमारा जो g का वैल्यू आ रहा है, g डैश, दैट इज इक्वल टू g माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर थीटा। नाउ व्हाट इज दिस थीटा? अगेन मैं कहूंगा ये थीटा जो है वो लैटिट्यूड एंगल है, इक्वेटर पर 0 हो जाता है, पोल पर 90 डिग्री हो जाता है। इफ यू सी एट इक्वेटर, थीटा जो है वो 0 हो जाएगा, और जी डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा? जी डैश का वैल्यू हो जाएगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, और 0 का वैल्यू होता है 1। और एट पोल्स थीटा होगा 90 डिग्री के बराबर, तो जी डैश ये हमारा जी माइनस cos 90 डिग्री वैल्यू हो जाएगा 0, तो मतलब 0 माइनस करना है तो जी डैश जी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी तुम देखोगे कि रोटेशन का पोल पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, और वैसे पोल पर रेडियस भी कम होता है, पहला बात तो यही बताया था हमने। तो जी डैश जी के बराबर हो गया, पोल पर रोटेशन का भी इफेक्ट नहीं है, रेडियस भी कम है। तो अगर हमसे लमसम तरीके से पूछ दिया जाए कि पूरे उस अर्थ पर हर चीज को अगर काउंट करके पूछा जाए कि जी का वैल्यू सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो पोल पर होता है, सबसे कम कहाँ होता है, इक्वेटर पर होता है। ये हर चीज को काउंट करके पूछा गया अर्थ सरफेस पर। अब इसी में एक क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, व्हाट शुड बी द एंगुलर वेलोसिटी of earth so that, as a question, what should be the angular speed or angular velocity of earth so that a mass at equator feel weightlessness? एक मास जो है वो इक्वेटर पर जाके वेटलेसनेस फील करे। वेटलेसनेस का मतलब होता है जीरो वेट, यानी जी डैश का वैल्यू 0 करने बोल रहा है। All we have to do is to just put g dash is equals to 0, that's it. तो इक्वेटर पर हमारा ये फॉर्मूला आता है, इस पे जी डैश का वैल्यू 0 कर दो। 0 इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, और यहाँ से ओमेगा इज इक्वल टू जी बाई आर अंडर रूट। और इसका एग्जैक्ट मतलब क्या हुआ ये भी समझने का जरूरत है। जैसे ये हमारा अर्थ है, तो
इक्वेटर, ये लाइन इक्वेटर है, इक्वेटर पर जो ग्रेविटी का फोर्स लगेगा वो टुवर्ड सेंटर लगेगा, और जो सीडो फोर्स लगेगा वो अवे की तरफ लगेगा, दोनों अपोजिट हो गए। तो चांसेस है कि mg और m ओमेगा स्क्वायर r ये दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर दें, और यहाँ पर नेट फोर्स मास पर जीरो हो जाए। और जब नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तो उसी को बोलते हैं वेटलेसनेस कंडीशन। उसके लिए एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, तो अंडर रूट ओवर जी बाई आर। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो ये 4 वेरिएशंस अपने को समझ में आने चाहिए। एनीवन हैव एनी कंफ्यूजन? एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ऐसा आता है, इसको भी हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ही कहेंगे। जैसे मान लो ये हमारा एक स्फीयर है, ठीक है, और इस स्फीयर के अंदर एक स्फेरिकल कैविटी बना दी गई। ये इतना सा पोर्शन काट के हटा दिया गया। इसका रेडियस, कैविटी का रेडियस है r/2। और ये स्फीयर का रेडियस r है। तो क्वेश्चन क्या हो सकता है कि अ कैविटी ऑफ रेडियस r/2 is created inside a solid sphere of mass m as shown। दो पॉइंट मासेस हैं और एक ही मास एक्चुअली, एक बार इसको यहां रखा गया और एक बार इसको यहां रखा गया। ये फर्स्ट सिचुएशन है, ये सेकंड सिचुएशन है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट में कंटिन्यू करता हूं। अ पॉइंट मास m is placed at a distance 2r from the center of a sphere। Find the force of interaction for both the cases separated, for both the cases separately। दोनों का अलग अलग, पहले में क्या होगा और दूसरे में क्या होगा, ऐसा करके आपको बताना है। चलिए ट्राई कीजिए।
ओके, कैसे अप्रोच करना चाहिए इस क्वेश्चन में वो बताओ। अगर इस तरह का कभी क्वेश्चन आ गया कैविटी, तो इसको कैसे अप्रोच करना चाहिए। अप्रोच का लगभग अप्रोच सब में सेम ही तरीके से हम लगाते हैं, ये याद रखना, उसमें ज्यादा फर्क नहीं आता। पहले तो इस बात को समझना जरूरी है कि हमारा जो मास दिया हुआ है, जैसे कैपिटल एम जो दिया हुआ है, ये कैविटी कट करने से पहले का मास है या उसके बाद का मास है। पहले तो ये मेरे को यही बताओ, कौन बताएगा। The capital M given in the question is the mass with cavity or without cavity. सर विदाउट कैविटी। हाँ, ये जो मास है ना, ये टोटल मास दिया हुआ है। तो स्टेटमेंट देखिए, a cavity of radius r/2 is created inside a solid sphere, मतलब ऑफ मास है, मतलब सॉलिड स्फीयर ऑफ मास कैपिटल एम है, उसके अंदर हमने कैविटी क्रिएट करी, यानी कि वो कंप्लीट मास दिया हुआ है। आपका आंसर आपने निकाल लिया। हाँ सर। बताओ क्या है आंसर आपका। सर फर्स्ट केस में 7 GMM/36 r²। ओके, इसमें सेकंड केस में 23 GMM/100 r²। ओके, हम लोग देखेंगे कि आंसर करेक्ट है कि नहीं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो और इसको कैसे अप्रोच करना है पहले वो दिमाग में बैठा लो, फिर कैलकुलेशन की बारी आएगी, वो कैलकुलेशन हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में मास किसका गिवन है, ये पहला स्टेप होता है समझना। और ज्यादातर सिचुएशंस में वो कैविटी के पहले, मतलब कंप्लीट स्फीयर का ही मास देते हैं। ये थोड़ा सा सिंपल होगा। अगर कैविटी के बाद का मास दिया जाएगा ना, तो थोड़ा और ज्यादा कैलकुलेशन और आपसे काम डिमांड करने लगेगा। तो ज्यादातर क्वेश्चन वैसे कंप्लीट मास ही देते हैं, और उसके बाद हमने उसमें से कैविटी क्रिएट कर ली, उसके बाद उसमें से मास कट करके बाहर निकाल लिया, और अब इनको बीच कितना फोर्स लग रहा है वो अपने को निकालना है। तो अप्रोच क्या होती है कि जो भी मास को कट करके निकाला गया है उसको वापस उसी जगह पर भर दिया जाए, ताकि वो एक कंप्लीट स्फीयर हो जाए। जैसे मान लो पहला वाला सिचुएशन है, तो पहले वाले सिचुएशन में हमने उस कैविटी को फिल कर दिया। तो कैविटी को फिल कर दिया, देखो मैं यहां पर कर रहा हूं फर्स्ट केस जो है, फर्स्ट केस। तो जब इसको भर देंगे, ये पूरा भर देंगे, तो ये कंप्लीट स्फीयर है जिसका रेडियस आर है, मास कैपिटल एम है। तो इन दोनों के बीच का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कितना हो जाएगा, मैं उसको F1 से डिनोट करता हूं, F1, एंड दैट इज G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई सेंटर से डिस्टेंस 2r दिया हुआ है, तो 2r का होल स्क्वायर। इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें हमने कैविटी का भी मास वापस डाल दिया है, जो कि एक्चुअल क्वेश्चन में वो नहीं है। यानी कि कैविटी ने जो भी फोर्स लगाया होगा वो एक्स्ट्रा फोर्स हमने कैलकुलेट कर लिया है। इस पूरे मास को दो तरीके से देख सकते हैं, एक जो कैविटी जो है मास वो, और एक रिमेनिंग मास। तो हमने क्या किया कि रिमेनिंग मास के कारण डायरेक्ट फोर्स निकालना थोड़ा मुश्किल है, तो हमने कैविटी को भर के और कंप्लीट स्फीयर के कारण फोर्स निकाल लिया। और जो दूसरा F2 ये जब निकालेंगे तो सिर्फ कैविटी के मास के कारण, क्योंकि यही एक्स्ट्रा है, ये नहीं हमको निकालना था, ये है था ही नहीं मास। तो कैविटी में जितना मास हमने भरा है, जिसको मैं M डैश कैपिटल M डैश से डिनोट करता हूं, इसके कारण इस पर कितना फोर्स लगेगा, तो वो लग जाएगा G M डैश M अपॉन
यहां से डिस्टेंस अगर देखोगे तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक r होना चाहिए और ये डिस्टेंस r/2 है, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 3r/2 का स्क्वायर। ये एक्स्ट्रा है, दिस इज द एक्स्ट्रा फोर्स। मतलब जो क्वेश्चन में पहला नेट फोर्स की बात की गई है फर्स्ट केस में, वो बात की गई है F1 माइनस F2। कैविटी के कारण जो भी फोर्स लग रहा है उसको हटा देना है, तो अपने आप जो रिमेनिंग मास है उसके कारण फोर्स आ जाएगा। ऑल्टरनेट तरीका होगा ये। बस m डैश क्या होगा ये थोड़ा सा अपने को केयर करना है। तो m डैश इज नथिंग बट इक्वल टू m डिवाइड बाई 4/3 पाई आर क्यू। डेंसिटी निकाल लिया और इस डेंसिटी से उस छोटे से कैविटी का वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दिया, 4/3 पाई आर क्यू और अदर r/2 का क्यू। तो इससे अपना F2 का वैल्यू आ जाएगा, सॉरी m डैश का वैल्यू आ जाएगा। फिर F2 निकाल के माइनस कर दोगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो जो कैविटी का मास है उसके कारण फोर्स हमने अलग निकाल लिया, पूरे स्फीयर के कारण अलग निकाल दिया और दोनों को माइनस कर दिया। यही काम हम दूसरे साइड में भी करेंगे, लेकिन दूसरे साइड में m डैश तो सेम होगा, डिस्टेंस अलग हो जाएगा। नाउ इन सेकंड सिनेरियो, सेकंड क्वेश्चन में ये जो डिस्टेंस अपने को सेंटर टू सेंटर लेना पड़ेगा। F1 ये रिमेन्स एज इट इज। F2 में बस फर्क ये आएगा कि ये हमारा r और ये r, ये 2r प्लस r/2, ये डिस्टेंस जो होगा ना 2r प्लस r/2 मतलब 5r/2। जो कैविटी का फोर्स निकालने लगेंगे तो 3r/2 की जगह 5r/2 का स्क्वायर लेना पड़ेगा और फाइनल आंसर Fnet F1 माइनस F2 करके ही निकालना पड़ेगा। तो मैं यहां तक हिंट देके छोड़ रहा हूँ। आंसर्स भी एक बच्चे ने निकाल लिया है ऑलरेडी और वो भी लिखा हुआ है, तो आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा। अगर आंसर बिल्कुल मैच कर जाता है तो और अच्छी बात है, नहीं हो सकता है उसका भी आंसर रॉन्ग हो गया हो, कैलकुलेशन वगैरह जो भी, तो आप अपना आंसर जरूर निकालिए। मोस्ट ऑफ द काम जो करना है वो चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी गई है, इसके बाद करना आपकी जिम्मेदारी है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अच्छा हुआ कि बैटरी नहीं खत्म हुआ मेरे लैपटॉप का। चलिए फिर मैं ये फाइल शेयर कर देता हूँ और मैं 1-2 दिन में लीव भी शेयर करूंगा, तब तक आप लोग। और ग्रेविटेशन में हर पार्ट से क्वेश्चन बनते हैं अच्छे खासे, और अभी बहुत सारा पोर्शन बाकी है, सो ज्यादा पैनिक नहीं होना है अगर क्वेश्चन नहीं बने तो। जितने पोर्शन कंप्लीट होते जा रहे हैं बस उतने के ही क्वेश्चन अभी आपको लगाने हैं, उससे ज्यादा क्वेश्चन पोटेंशियल एनर्जी, स्पीड, एस्केप स्पीड, ये सब के क्वेश्चन अभी नहीं करना है, वो हम बताएंगे। थैंक यू।